नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में आए एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के बारे में। केंद्र सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा नाम से एक नया इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 मंजूर कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये बिल भारत के इंश्योरेंस सिस्टम को मॉडर्न, इंक्लूसिव और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बदलाव आम लोगों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि बताया जा रहा है, या फिर इसमें भी कुछ गैप्स अभी भी बचे हुए हैं। साथियों, अगर हम पीछे जाकर देखें तो भारत का इंश्योरेंस सेक्टर बहुत पुराने कानूनों के तहत काम कर रहा था। इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1957 और आईआरडीए एक्ट 1999, ये तीनों कानून उस दौर के हैं जब ना डिजिटल इकोनॉमी थी, ना ग्लोबल कंपटीशन था और ना ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आज जैसी थी। आज भी भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, खासकर रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर में। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार ये नया अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। साथियों, सरकार का साफ कहना है कि 2047 तक, यानी जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल करना है। यानी हर नागरिक तक किसी न किसी रूप में बीमा सुरक्षा पहुंचाना इसका लक्ष्य है। इसी विजन के तहत इस बिल में कई बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। इस बिल का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बदलाव है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई। एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% करना। अब भारत की इंश्योरेंस कंपनियों में फॉरेन कंपनीज पूरी 100% ओनरशिप ले सकती है। सरकार का मानना है कि इससे मैसिव फॉरेन कैपिटल आएंगे, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ज्यादा इनोवेटिव और कस्टमर फ्रेंडली बनेंगे। इससे कंपटीशन बढ़ेगा तो थ्योरेटिकली प्रीमियम कम होने चाहिए और सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए। सरकार ये भी कह रही है कि फॉरेन कंपनीज के आने से क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस फास्ट होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत होंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। यानी पॉलिसी लेना, रिन्यूअल कराना और क्लेम करना सब कुछ ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि जब 100% ओनरशिप फॉरेन प्लेयर्स के पास होगी तो लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग बाहर चले जाएगा और डोमेस्टिक कंपनियों पर इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस सेक्टर पर, जो इंश्योरेंस सेक्टर का बैकबोन माना जाता है। री इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस। साथियों, इस बिल में फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है। इसका मकसद है कि ज्यादा री इंश्योरेंस प्लेयर भारत में आएंगे, जिससे रिस्क स्प्रेड हो सके और मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बने। इससे खासकर डिजास्टर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फायदा मिलने की उम्मीद है। साथियों, इस बिल में आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्यादा पावर दी गई है। आईआरडीए पॉलिसीज, क्लेम्स, इंश्योरेंस के डाटा को ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर कर पाएगा। साथ ही पॉलिसी होल्डर की एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए अलग मैकेनिज्म बनाए जाएंगे। इनका सीधा मतलब है कि रेगुलेटर अब सिर्फ रूल मेकर नहीं, बल्कि एक्टिव वॉच डॉग की भूमिका में भी होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि पावर बढ़ने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है, वरना रेगुलेटरी ओवररीच का खतरा रहता है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर इस बिल में अलाइनमेंट की बात की गई है, ताकि एलआईसी भी प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के साथ साथ मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कम्पीट कर सके। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और भारत के करोड़ों लोगों की सेविंग इससे जुड़ी हुई है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की बदलाव काफी सेंसिटिव माना जाता है। अब सवाल यह है कि इस बिल से आम आदमी को क्या फायदा होगा। सरकार का दावा है कि ज्यादा कंपटीशन की वजह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट सस्ते होंगे, ऑप्शन बढ़ेंगे और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी। रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी स्कीम ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ्रॉड कम होंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन साथियों, हर रिफॉर्म की तरह इस बिल में भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। एक्सपर्ट और अपोजिशन का कहना है कि कंपोसाइट लाइसेंस, यानी कि एक ही कंपनी को लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बेचने की अनुमति इस बिल में शामिल नहीं की गई है। इससे छोटे और नए प्लेयर्स के लिए एंट्री आसान हो सकती है। इसके अलावा मिनिमम कैपिटल नॉर्म्स में भी कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है, जिससे स्टार्टअप्स और डोमेस्टिक स्मॉल इंश्योरर को अब भी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को यह भी चिंता है कि ज्यादा फॉरेन कंट्रोल होने से प्रॉफिट ड्राइवन अप्रोच हावी हो सकती है और सोशल इंश्योरेंस का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। खासकर लो इनकम ग्रुप्स के अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर ध्यान रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025
भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बिग टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इसके एक्चुअल बेनिफिट तभी दिखेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, रेगुलेशन स्ट्रांग हो और बैलेंस रहे। साथियों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस बिल पर क्या डिबेट होती है, क्या अमेंडमेंट आते हैं, ग्राउंड लेवल पर इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे दिखाई देता है। साथियों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सही फैसला है या नहीं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।